Welcome everybody to this new lecture of our paper Electronic Communication System. And in today's lecture we will start a new unit named as antenna. Okay, so we have in this figure, this is the figure of our first lecture, and these two figures, this one and this one, are antennas. This is transmitting antenna and this is receiving antenna. Okay, and in this unit we will discuss about these two antennas, the transmitting antenna, the receiving antenna, why we need antenna, the construction of antenna, the action of antenna, the components of antenna, how does antenna works. ये सब बातें हम इस यूनिट में करने वाले हैं. एंटीनाज, द यूनिट नंबर 4 ऑफ योर सिलेबस, द सिलेबस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम एंड इलेक्ट्रॉनिक्स बी in your syllabus as per decided by the university, Sridev Suman University, Tirhi Garhwal, Uttarakhand. So these are two antennas. These are two antennas, and in this lecture and from this lecture we will start this topic, antenna. This is my transmitting antenna and this is my receiving antenna. So let us first check what is an antenna. Okay, so this is my antenna. This is unit number 4 of your syllabus, and this is about antennas. ओके, देखिए, जब एक कॉन्सिक्वेंसेस हमने स्टडी किया था कि सबसे पहले हमें फिर से हम उस फिगर पे लौटना चाहेंगे. ये वाली जो फिगर है, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर का जो पार्ट था, इसमें हमने ये 2-3 एसेंशियल पार्ट्स यहाँ डिस्कस किए थे और या हम कर रहे थे कि जो सबसे पहला हिस्सा है कम्युनिकेशन चैनल का, कम्युनिकेशन सिस्टम का एक्चुअली, सो वो है ट्रांसमीटर. और ट्रांसमीटर ये पूरा हिस्सा है, यहाँ से यहाँ तक का ट्रांसमीटर. लेकिन इसी ट्रांसमीटर के अंदर ये जो एम्पलीफायर की आउटपुट है, ये एंटीना तक कैसे गई? दैट बाय मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन. और ये एंटीना कितनी हाइट पे लगा होना चाहिए, कितना इसका डायमेंशंस होना चाहिए, ये सब भी बात इसी ट्रांसमीटर वाले कंसेप्ट में हमें इंक्लूड होती है. या फिर आप रिसीविंग वाले भी कह सकते हैं. जो ये रिसीविंग एंटीना है, एंटीना का कंस्ट्रक्शन कैसे है, किस एंगल पे होना चाहिए, कौन कौन से एंगल एंटीना पॉसिबल है, क्या क्या कंपोनेंट्स यहाँ लगे होने चाहिए, बहुत सारा यहाँ मैथमेटिक्स है. और यहाँ से यहाँ तक जो काम करता है एंटीना से, ये डीमोडुलेटर तक सिग्नल को लाने का जो काम करता है वो फिर से ट्रांसमिशन लाइन करती है. और यहाँ फिर से फंक्शन होता है डीमोडुलेशन का, जो हम पहले ही स्टडी कर चुके हैं. तो जो हमारी इससे पहली यूनिट थी ट्रांसमिशन लाइंस, उसमें हमने स्टडी किया था कि यहाँ से यहाँ तक का काम मॉड्यूलेशन है. यहाँ से माइक्रोफोन से लेके और एम्पलीफायर तक का जो वर्क है ये मॉड्यूलेशन है. ओके, मॉड्यूलेशन जो मॉड्यूलेटेड आउटपुट है, जो एम्पलीफायर के आउटपुट है, उसे यहाँ से और इस एंटीना तक ले जाने का काम ट्रांसमिशन, यानी यहाँ से और यहाँ तक का जो हिस्सा है ये ट्रांसमिशन लाइन का है. और ये एंटीना का फिर पर्पज आ जाता है, एंटीना का एक्शन आ जाता है, एंटीना का कंस्ट्रक्शन आ जाता है. ये सब बातें हम यहाँ एंटीना में पढ़ेंगे. और जो 4th फेज होगा हमारे सिलेबस का, वो हम प्रोपेगेशन पढ़ेंगे. इस एंटीना से, ट्रांसमिटिंग एंटीना से रिसीविंग एंटीना तक ये इंफॉर्मेशन कैसे कन्वे होती है. दैट इज माय 4th सेशन और 4th फेज ऑफ दिस सिलेबस. तो फर्स्ट फेज इज मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन. वी स्टडीड बोथ इन आवर फर्स्ट यूनिट. सेकंड फेज इज ट्रांसमिशन लाइन in the transmitter and in the receiver.
And the third phase is these two antennas, the transmitting antenna and the receiving antenna. Okay, so let's see about the antenna. What is an antenna and how does it works? Okay, so this is about antenna. This is about antenna. Okay, what is an antenna? Okay, let's start it. Transmission lines is a device to transmit radio frequency energy, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, जो हमारा मैसेज सिग्नल है, जो मॉड्यूलेटेड आप इसे कह सकते हैं, जो हमारी मॉड्यूलेटेड वेव है उसी को रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी कहा जा रहा है. फ्रॉम द ट्रांसमीटर टू द रेडिएटर ये काम कौन करता है? ट्रांसमिशन लाइंस इज अ डिवाइस. हालांकि हम एंटीना को स्टडी कर रहे हैं, लेकिन एंटीना तक इंफॉर्मेशन को, उस रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी को, उस मैसेज को, उस मॉड्यूलेटेड वेव को लाने का जो काम है, ट्रांसमीटर से एंटीना तक उस इंफॉर्मेशन को कन्वे करने का जो काम है, वो ट्रांसमिशन लाइंस का है. ओके, सो ट्रांसमिशन लाइन इज अ डिवाइस टू ट्रांसमिट रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी फ्रॉम द ट्रांसमीटर टू द रेडिएटर. ओके, यूजुअली नोन एज एंटीना. तो हम उसको यूजुअली जो नाम देते हैं वो एंटीना देते हैं. वो रेडिएटर एलिमेंट जो इस रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी को ट्रांसमिट करेगा, रेडिएट करेगा, उस फंक्शन को, उस डिवाइस को, उस कंपोनेंट को, उस पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम को हम एंटीना कहते हैं. रेडिएटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये रेडिएट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी. रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी जो है, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में इस रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी को रेडिएट करने का काम करता है. इसलिए हम एंटीना को रेडिएटर भी कहते हैं. इसलिए हम एंटीना को रेडिएटर भी कहते हैं. ओके, नाउ द ट्रांसफरेंस ऑफ एनर्जी for radio communication is through the propagation of electromagnetic waves. The content of these waves is the energy that has been escaped into space from a conductor carrying high frequency current. And इसी कंडक्टर को हम कह रहे हैं एंटीना, जो एक हाई फ्रीक्वेंसी करंट को कैरी करके रखता है. इसके बारे में भी हम बात करेंगे, कैसे वो करंट को कैरी करता है, कौन कौन से फीचर्स वहाँ जुड़े हुए हैं, उन सब के बारे में भी बात करेंगे. ओके, इट मे बी मेंशन्ड हियर दैट फॉर इफेक्टिव रेडिएशन, अगर आपको इफेक्टिव रेडिएशन चाहिए फ्रॉम एन एंटीना सिस्टम, फ्रीक्वेंसी यूज्ड शुड बी हाई एनफ. तो ये बात तो हम पहले से ही करते आ रहे हैं, जब से हमने इस सिलेबस को स्टार्ट किया है. ये बात तो हम पहले से ही करते आ रहे हैं कि अगर इंफॉर्मेशन को आपको कन्वे करना है डिस्टेंटेड प्लेसेस पे, बहुत दूर जगहों पे आपने इंफॉर्मेशन को कन्वे करना है, तो आपको ये चाहिए कि आप हाई फ्रीक्वेंसी वेव को यूज किए. जो रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स है, जिसको हम कैरियर वेव कह रहे हैं, वो हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स ही होती हैं. क्योंकि मैसेज सिग्नल को अगर आप डायरेक्ट कन्वे करने की कोशिश करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है. उसी के कारण, उसी के लिए, उसी पर्पज से हमने मॉड्यूलेशन जैसी फिनोमिना को स्टडी किया कि क्यों मॉड्यूलेशन जरूरी है. इसीलिए ये कहा गया है, इट मे बी मेंशन्ड हियर दैट फॉर इफेक्टिव रेडिएशन, अगर आपको इफेक्टिव रेडिएशन करना है फ्रॉम एन एंटीना सिस्टम, फ्रीक्वेंसी यूज्ड शुड बी हाई एनफ बिकॉज power propagated into space by an electromagnetic wave is given by Poynting vector. इस तरह का एक इक्वेशन आप इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में कहीं ना कहीं स्टडी करके आई. ये हमारा पॉइंटिंग वेक्टर है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, और ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है. ओके, पॉइंटिंग वेक्टर के फॉर्म में ही, या पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है? पॉइंटिंग वेक्टर होता है एनर्जी कैरीड बाय द फील्ड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया. पर यूनिट टाइम पर यूनिट, एक यूनिट एरिया में से पर सेकंड जितनी एनर्जी फ्लोड होती है किसी भी क्लोज्ड सरफेस से, वो कहलाता है हमारा पॉइंटिंग वेक्टर. ये थ्योरेटिकली एनालिसिस आपने, या फिर मैथमेटिकल एनालिसिस आपने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में कहीं ना कहीं जरूर स्टडी किया होगा.
पॉइंटिंग वेक्टर। ये पॉइंटिंग वेक्टर ही एनर्जी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वे करता है स्पेस में। दैट इज दिस इज द टोटल एनर्जी दैट इज फॉलोड आउट थ्रू द सरफेस पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। ओके, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन अगर आप इसी का स्केलर फॉर्म को स्टडी करना चाहें तो जो इंटेंसिटी हम कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ वेव, ओके, एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इंटेंसिटी का मतलब क्या है? इंटेंसिटी का मतलब है द एनर्जी that is counted or followed out per unit area per unit time, that is called intensity. So actually intensity is the scalar form of pointing vector. Okay, pointing vector का जो स्केलर फॉर्म है वो इंटेंसिटी है। तो अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इंटेंसिटी आप इसे कह सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इंटेंसिटी। ये जो पॉइंटिंग वेक्टर है, हालांकि ये आप ये कह सकते हैं ये एक वेक्टर फॉर्म है, और वेक्टर फॉर्म होने की वजह से आप इसे इंटेंसिटी नहीं कह सकते, लेकिन अगर आप इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें तो दैट कैन बी कॉल्ड एज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दैट इज followed out through the surface, through the space. Okay, so this is pointing vector. Okay, as we know that magnitude of E or H, electric field का magnitude हो या फिर magnetic field का magnitude, is directly proportional to the frequency f or inversely proportional to the wavelength lambda। ऐसा हम फिर से ईडी में हम ऐसा डिस्कस करते हैं। और ईडी के मैं आपको बता दूं बहुत फ्रेंकली कि यहाँ हम ईडी के बहुत सारे कंसेप्ट्स को यूज करने वाले हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बहुत सारे। एक्चुअली ये जो कम्युनिकेशन चैनल का ये जो एंटीना वाला पार्ट है, आप इसे कह सकते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, और यू कैन से दैट एक्चुअल जो ईडी वाला पार्ट है, ईएम वाला पार्ट नहीं, ईएमटी वाला पार्ट नहीं, मैग्नेटिज्म वाला पार्ट नहीं, बट जो ईडी वाला पार्ट है वो आप बिल्कुल इसको फिजिकल सिग्निफिकेंस उस पार्ट की कह सकते हैं, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। आपको दिखेंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के कंसेप्ट को हम कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में यूज करते हैं। जब हम पॉइंटिंग वेक्टर ईडी में पढ़ते हैं तब तो हमें वहाँ ऐसा नहीं लगता कि हम क्यों इस पॉइंटिंग वेक्टर को यहाँ स्टडी करें, क्या यूज है इस पॉइंटिंग वेक्टर का। लेकिन यहाँ जब आप कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग स्टडी कर रहे हैं तब आपको बिल्कुल यहाँ रियलाइज हो रहा होगा कि क्यों हम पॉइंटिंग वेक्टर वहाँ स्टडी करते हैं, बिकॉज उसका यूज यहाँ हम कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में करते हैं। ओके, एज वी नो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ई और एच is directly proportional to the frequency or inversely proportional to the wavelength, the magnitude of energy vector P, क्योंकि एनर्जी है, मैंने बोला इंटेंसिटी है, एनर्जी फॉलोड आउट पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, ये वही तो है। ये मेरे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये मेरे पास मैग्नेटिक एनर्जी को शो कर रहा है, तो ये टोटल एनर्जी हुई मेरे पास, और ये जो टोटल एनर्जी है यही मेरे पास एनर्जी दैट फॉलोड आउट थ्रू द सरफेस पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, that is called as pointing vector. So E and H both are directly proportional to frequency or inversely proportional to wavelength lambda. So this magnitude of energy vector P, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा will be proportional to f square, क्योंकि ये भी f के प्रोपोर्शनल, ये भी f के प्रोपोर्शनल, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो P जो होगा वो f स्क्वायर के प्रोपोर्शन में होगा। That's why we said that energy of antenna system, the frequency of that used in the antenna system should be high enough, should be high enough. That's called that's why we called it as this. Okay, hence high frequency waves will have high energy content. Okay,
or land, consequently the low frequency waves have low frequency content. लेकिन हमारे पास तो ये हाई एनर्जी रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी इज अ हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी, तो इसके लिए हमें हाई फ्रीक्वेंसी की जरूरत होगी. हेंस द हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स will have high energy content. Okay, that is why they are useful for long distance communication. और यही कारण है कि वो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में यूज होती हैं. अगर हाई, देखिए ये जो फिनोमिना है ये बहुत कुछ मॉड्यूलेशन वाला कॉन्सेप्ट हमें याद दिला रही है. अगर हमें हाई फ्रीक्वेंसी वेव की यहाँ जरूरत ना होती तो मॉड्यूलेशन का इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस क्यों करते. हम डायरेक्ट कन्वे ना कर देते सिग्नल को. तो डायरेक्ट कन्वे ना करने का कारण ही यही है कि वो लो फ्रीक्वेंसी होता है. उसकी फ्रीक्वेंसी जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, वो डाई आउट हो जाएगा रास्ते में. जहां आप भेजना चाहते हैं वहां तक नहीं पहुंचेगा. पर डिस्टेंटेड पार्ट ऑफ वर्ल्ड तक अगर आप इंफॉर्मेशन को कन्वे करना चाहते हैं तो एक ही मेथड है कि आप उसको उस ओरिजिनल सिग्नल को आप कैरियर वेव जो कि एक हाई फ्रीक्वेंसी वेव है उसके ऊपर सुपर इम्पोज कीजिए और उसको कन्वे कर दीजिए, और फिर जहां तक आप चाहते हैं डिस्टेंटेड पार्ट ऑफ वर्ल्ड आप भेज सकते हैं उसे. ओके, दैट्स व्हाई द हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी विल हैव हाई एनर्जी कंटेंट एंड इट कैन बी यूज्ड टू communicate the signal or message to distant part of world. Okay, in free space though all electromagnetic waves whether of low or high frequency travel with the velocity of light but differ in their energy content. एनर्जी कंटेंट में डिफर करती हैं. हालांकि चाहे लो फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो या हाई फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, वो ट्रेवल करती है स्पीड ऑफ लाइट से. चाहे वो जब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को हम डिस्कस करते हैं तो वहाँ भी जो एनर्जी, जो आइंस्टाइन का पोस्टुलेट्स है वो यही है कि द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स आर सेम, और इट इज कॉल्ड एज द यूनिवर्सल law of velocity of light. खैर वो बात अलग है. Then here the radio frequency energy which we want to communicate corresponding to intelligence to be transmitted is fed to transmitting antenna. Okay, the RF current as a result of applied RF electric energy, as a result of applied RF electric energy flow along the length of the antenna. Okay, जब RF एनर्जी को आप फेड करेंगे, किसकी थ्रू फेड करेंगे? बाय मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन. आपके पास सिग्नल किस फॉर्म में है? किस फॉर्म में आपके पास सिग्नल है? मॉड्यूलेटेड सिग्नल आपके पास किस फॉर्म में है? करंट की फॉर्म में है. चूंकि जो आपका वॉइस सिग्नल है, आपका मैसेज सिग्नल है, वो तो माइक्रोफोन ने पहले ही इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज कर दिया है. इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करने का मतलब है वो इलेक्ट्रिक करंट में बदल चुका है. फिर आपने उसको मॉड्यूलेट किया तब भी वो करंट ही रहा. अब उस एनर्जी को, जिसको आप रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी कह रहे हैं, उस एनर्जी को मॉड्यूलेटर के आउटपुट से एंटीना तक लेकर गई है ट्रांसमिशन लाइन. उसी आरएफ एनर्जी को जो आपको रिलीज करनी है वही आरएफ करंट है, आरएफ एनर्जी, चाहे आप उसे करंट कहें, वोल्टेज कहें, एनर्जी कहें, कुछ भी कहें. तो जब उस तरह की एनर्जी को आप फेड करेंगे एंटीना में तो वहां एक आरएफ करंट निश्चित रूप से, जैसे इस ट्रांसमिशन लाइन को कनेक्ट करेंगे एंटीना से तो आरएफ एनर्जी कहाँ चलेगी? एंटीना के पास चलेगी. जब आरएफ एनर्जी एंटीना के पास चली गई तो इसका मतलब वहां एक आरएफ करंट भी तो फ्लो होगी, क्योंकि आपका वॉइस सिग्नल वही तो है. इलेक्ट्रिक फॉर्म में आपका सिग्नल किस फॉर्म में है आपके पास? आपका सिग्नल आपके पास इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में है, इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में है, जिसको आप रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी कह रहे हैं. So as fed to the transmitting antenna, the RF current as a result of applied RF electric energy flow along the length of the antenna. A portion of the energy fed to it is radiated into the space,
into the space as electromagnetic waves used for radio communication। तो इसका एक भाग, इसका एक हिस्सा जो एनर्जी फेड आउट की जाती है एंटीना में, रेडिएट हो जाता है स्पेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू, जो कम्युनिकेशन, रेडियो कम्युनिकेशन में यूज किया जाता है। यही तो वो वेव्स हैं जो मेरी इंफॉर्मेशन कन्वे करेंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्योंकि ये इतनी अच्छी वेव्स हैं, इनके चलने के लिए आपको मीडियम की तलाशने की जरूरत ही नहीं। द एनर्जी कम्स फ्रॉम द सन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो हजारों लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर से वो एनर्जी ट्रांसपोर्ट करके ला रही हैं, अपने साथ छिपा के ला रही हैं एनर्जी को, और वो एनर्जी हमारी अर्थ को प्रोवाइड करा रही हैं हीट एनर्जी के फॉर्म में। तो इसके लिए इस इंफॉर्मेशन को कन्वे करना तो बहुत आसान बात है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए। इस इंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेशन तो डिस्टेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड ही जाना है, लेकिन वो तो स्पेस से लेकर आ सकती है एनर्जी को, और ये भी तो एनर्जी ही है। जिस मैसेज को, जिस सिग्नल को हम कन्वे करना चाहते हैं, वो क्या है? वो एनर्जी ही तो है। ओके, सो a portion of this energy fed to it is radiated into space as electromagnetic waves used for radio communication and therefore accomplished by radiators। ओके, और ये काम कौन करता है? रेडिएटर्स। रेडिएटर्स का मतलब एंटीना। रेडिएटर्स ट्रांसमिटिंग एंटीना को कह रहे हैं, और कलेक्टर्स जो उस एनर्जी को कलेक्ट करेगा। रेडिएटर का काम है उस एनर्जी को स्पेस में थ्रो करना, और कलेक्टर्स का काम है उस एनर्जी को वापस प्राप्त करना। तो वो काम कौन करेगा? कलेक्टर्स। तो आप ये दो वर्ड हैं, इसको जो रेडिएटर्स हैं इनको आप ट्रांसमिटिंग एंटीना कह सकते हैं, और जो कलेक्टर्स हैं इनको आप रिसीविंग एंटीना कह सकते हैं। इनको आप रिसीविंग एंटीना कह सकते हैं। ओके, सो व्हाट इज एन एंटीना? अगर आप डेफिनेशन पे जाएं तो ये वो डेफिनेशन है, व्हाट इज एन एंटीना। एक एंटीना क्या है? दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द एंटीना। ओके, सो लेट्स रीड दिस definition of antenna. An antenna is a device which composed of a system of one or more linear conductors, the electrical dimensions of which vary from 1 fraction to several wavelengths, okay, used to couple a high frequency AC generator or receiver to space. The study of antenna should be divided according to following step। और अगर ये definition हुई एंटीना की, ओके, और स्टडी अगर आपको एंटीना को करना है तो इन स्टेप्स में, ये जो फॉलोइंग स्टेप्स है 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनके ही क्रॉसपोंडेंस में, इसी सीरीज में, इसी सीरियल में आपको अगर एंटीना को स्टडी करना है तो आपकी स्टडी इसी सीरीज में होनी चाहिए। क्या पहले आप स्टडी करना चाहेंगे? पहला जो हमें पॉइंट स्टडी करना है या हमें जो नॉलेज गेन करनी है वो ये है कि हाउ द एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम एंटीना। ये हम सबसे पहले सीखेंगे कि किसी भी एंटीना से एनर्जी का रिलीज किस तरह से होता है। एनर्जी का रिलीज किस तरह से होता है। ओके, सेकंड पॉइंट हम सीखेंगे व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कंसर्न विद रेडिएशन एफिशिएंसी ऑफ एन एंटीना। क्योंकि जितनी अच्छी रेडिएशन एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन को, आरएफ एनर्जी को वो रेडिएट करेगा एट मिनिमम इनपुट, तो उतनी ज़्यादा उसकी रेडिएशन एफिशिएंसी होगी। रेडिएशन एफिशिएंसी ऑफ एंटीना से मतलब है रेडिएशन एंड लॉस रेजिस्टेंस कितने हैं एंटीना के, रेडिएटेड पावर कितनी है एंटीना की, म्यूचुअल कपलिंग कैसी है, एंड ग्राउंड इफेक्ट क्या है। ये सब जितनी वर्डिंग्स आप यहाँ अभी आपके लिए बहुत कि ऐसे हो गए कि ये क्या है, रेडिएशन एंड लॉस रेजिस्टेंसेस क्या होते हैं, रेडिएटेड पावर क्या कहाँ से आएगी, म्यूचुअल कपलिंग क्या है, ग्राउंड इफेक्ट क्या है, ये सब के सब हम स्टडी करने वाले हैं यहाँ एंटीना के सिलेबस में। तो सबसे पहली बात है, पॉइंट ये है, फर्स्ट पॉइंट, हाउ द एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम एंटीना। ये हम सीखेंगे कि किसी भी एंटीना से एनर्जी का रिलीज कैसे होता है। सेकंड पॉइंट हम सीखेंगे व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कंसर्न विद द रेडिएशन एफिशिएंसी ऑफ एन एंटीना।
एंड द थर्ड वन इज दैट डिजाइन एंड वर्किंग ऑफ एन एंटीना। कैसे हम किसी एंटीना को डिजाइन, बहुत सारे हम यहाँ एंटीना को स्टडी करने वाले हैं। मार्कोनी एंटीना, लूप एंटीना, यागी एंटीना, पैराबोइडल एंटीना, डिश एंटीना, ओके, डिस्कोन एंटीना, नंबर रेजिस्टेंस एंड नॉन रेजिस्टेंस एंटीना, बहुत सारे एंटीना को हम यहाँ स्टडी करने वाले हैं। तो उनके डिजाइन्स कैसे होंगे, क्यों यागी एंटीना लूप एंटीना से कैसे डिफर होगा, लूप एंटीना मार्कोनी एंटीना से कैसे डिफर होगा, कैसे उसको डिजाइन किया गया, क्या उस डिजाइन को करने में क्या उसके पीछे के बेनिफिट रहा, ये सब बातें हम थर्ड पॉइंट में हम पढ़ेंगे डिजाइन एंड वर्किंग ऑफ एंटीना सिस्टम फॉर ऑफ एन एंटीना फॉर द यूज ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी फॉर द पर्पज ऑफ अचीविंग ग्रेटर डायरेक्टिविटी। तो इन 3 स्टेप्स में हम एंटीना को स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट, how the energy is released from antenna. Second, the factors that concern with the radiation efficiency, that is these functions, radiations, loss resistances, radiative power कितनी है एंटीना की, म्यूचुअल कपलिंग कैसी है, ग्राउंड इफेक्ट्स क्या हैं, इन सब को हम स्टडी करेंगे। और थर्ड पॉइंट में हम स्टडी करेंगे डिजाइन एंड वर्किंग। सिंपली आप याद रख सकते हैं डिजाइन एंड वर्किंग ऑफ एन एंटीना। ओके, सो पहले हम बात कर रहे हैं एंटीना एक्शन की। एंटीना वर्क कैसे करता है, एंटीना एक्शन। ओके, एन एंटीना इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ये मैंने बता दिया आपको, करंट फ्लो ही तो हो रही है। एनर्जी देने का मतलब क्या है, मान लीजिए कोई भी सर्किट आपके पास है, कोई भी सर्किट है, एक सिंपल एलसीआर सर्किट को हम आपके लिए एग्जांपल, आप कहते हैं आपने इस सर्किट को एनर्जी दी। एनर्जी देने का मतलब क्या है, एनर्जी देने का मतलब क्या है, एनर्जी देने का मतलब यह है कि किसी बैटरी से आपने उसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है, आपने सर्किट को एनर्जी दे दी। अब उस एनर्जी को देने से क्या होगा, सर्किट में इफेक्ट क्या आएगा, करंट फ्लो होगी। तो जब आप कहते हैं कि आपने एनर्जी दी, तो इसका आफ्टर इफेक्ट है कि वहां करंट फ्लो होगी। अगर अब वो एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, अगर वो एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट की आप बात कर लें, अगर आप कहते हैं कि आपने उस सर्किट को एनर्जी दी, आपने एंटीना को आरएफ एनर्जी दी, तो एंटीना में क्या फ्लो होना चाहिए, आरएफ करंट फ्लो होना चाहिए, रेडियो फ्रीक्वेंसी करंट फ्लो होना चाहिए, एक हाई फ्रीक्वेंसी करंट फ्लो होना चाहिए। और ये एंटीना जो सामान्यतः आपने देखे भी होंगे, वो किसके बने होते हैं, एंटीना जो बहुत पहले जमाने में जब तो एंटीना एल्यूमिनियम के बने होते हैं, यानी कंडक्टर के बने होते हैं। आजकल जो डिश एंटीना आपके घरों के ऊपर लगे हैं, वो किसके बने हुए हैं, वो भी मटेरियल के बने हुए हैं, मेटल के बने हुए हैं, कंडक्टर के बने हुए हैं। नॉन कंडक्टर, लकड़ी का एंटीना आपने कभी नहीं, रबर का एंटीना, प्लास्टिक का एंटीना, ये एंटीना आपने कभी नहीं देखे होंगे, आपने हमेशा कंडक्टर के एंटीना देखे होंगे। तो एक्चुअली एंटीना क्या है, कंडक्टर है। एंटीना क्या है, कंडक्टर है, जिसको आप आरएफ एनर्जी देते हैं। आरएफ एनर्जी देने का मतलब है जिसको आप आरएफ करंट उसमें फ्लो कराते हैं। दैट्स व्हाई दिस एन एंटीना इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके, if we take a length much smaller than the wavelength of the radio frequency wave, अगर हमने एक ऐसी लेंथ कंसीडर कर ली एंटीना की, दैट इज मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव, जिस वेव को हम कन्वे करना चाहते हैं, जिस एनर्जी को हम कन्वे करना चाहते हैं, उसकी वेवलेंथ से बहुत छोटी वो लेंथ है इन ऑपरेशन। और आइडियली होना भी यही चाहिए। जो हमारे पास मॉड्यूलेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, वो एक प्रॉब्लम उनमें से लेंथ ऑफ एंटीना भी थी। लेंथ ऑफ एंटीना भी उसमें से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि अगर आप सिग्नल को डायरेक्ट कम्युनिकेट करना चाहते थे, तो एक इतनी बड़ी लेंथ का एंटीना हमें चाहिए कि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। मॉड्यूलेशन वाले कंसेप्ट में हमने इस बात का जिक्र किया है। हमने एक लेंथ कंसीडर कर ली एंटीना की, विच इज मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव। जो रेडियो फ्रीक्वेंसी जो वेव है जिसको हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं, जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं, उसकी वेवलेंथ से बहुत ज़्यादा कम है।
which is in operation of this conductor, then it is called a current element. तो हमने इस कंडक्टर को जो एक एंटीना है, एंटीना को हमने करंट कैरिंग कंडक्टर कहा है। उस कंडक्टर की जो लेंथ है, देखिए एंटीना इज ए करंट कैरिंग कंडक्टर, कंडक्टर की लेंथ बहुत छोटी है, बहुत छोटी है इन कंपैरिजन टू वेवलेंथ ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी। और ये जो कंडक्टर है इसको हमने करंट एलिमेंट का, यानी क्या मतलब क्या हुआ, इसका कॉन्सिक्वेंसेस कैसे आप याद रखेंगे। एंटीना इज ए करंट कैरिंग कंडक्टर, कंडक्टर कैन बी सेड एज करंट एलिमेंट। यहां से फिर कहानी शुरू हो जाती है और थोड़ा सा और हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि इट कैन बी सीन, ये अच्छी लाइन्स हैं, इट कैन बी सीन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट एलिमेंट, याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट एलिमेंट। अगर आप किसी भी करंट कंडक्टर में करंट फ्लो कराते हैं और वो करंट अल्टरनेटिंग हो, तो वहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस करंट एलिमेंट का कंटेन्स द टर्म्स correspond to the field of an oscillating electric dipole। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो टर्म्स हैं वो correspond करती हैं, वो एक जैसी होती हैं टू द फील्ड ऑफ एन ऑसिलेटिंग डाइपोल। ठीक है, इफ इट इज नॉट अ कोइंसिडेंस, it is not a coincidence, but we shall show that a current element can be approximated to an oscillating electric dipole। आप ये लाइंस आपको ये कह रही हैं सीधे सीधे कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कीजिए, किसका, एक अल्टरनेटिंग करंट कैरिंग एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, फिर एक ऑसिलेटिंग डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कीजिए, तो आप पाएंगे कि जो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं वो दोनों एक जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं। इसका मतलब क्या ये हुआ कि मैं किसी करंट कैरिंग एलिमेंट, जो कि मेरा एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, जो कि मेरा एंटीना है, उसको मैं एक ऑसिलेटिंग डाइपोल क्या कंसीडर कर सकता हूँ। तो ये मेरा फोर्थ स्टेप हुआ। कैसे, एंटीना को मैंने कहा करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर को मैंने कहा करंट एलिमेंट, और इस करंट एलिमेंट को अब मैं कह रहा हूं ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल। और ये कॉन्सिक्वेंसेस मैंने आपको बताई हैं क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं। ओके, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग फिनोमिना होने वाली है। ओके, एंड we'll discuss with you in the next lecture and meet you into the next one. Thank you for now.